नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें दिया है आपको वास्तविक संख्या। पहले पढ़ लेते हैं नंबर। नंबर कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। पहले नंबर। नंबर तो वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्या, दो प्रकार की संख्या होती है, वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या में कौन कौन सी आती है? वास्तविक संख्या जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे चलते जाएंगे। 1/p/q भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है। काल्पनिक संख्या क्या होती है? काल्पनिक संख्या होती है जैसे √3 माइनस अंदर होगा, जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं सिर्फ, यानी इमेजनरी नंबर बोलते हैं इंग्लिश में इसको, इमेजनरी नंबर, इमेजनरी नंबर ऐसे चलते जाएंगे माइनस में। और ये वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्या में क्या क्या आता है देख लेते हैं। वास्तविक संख्या में नंबर एक आपने पढ़ा होगा, नेचुरल नंबर जिसको हम बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक जाएंगी। इसके बाद प्राकृतिक संख्याओं के बाद आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या 0 से 1, 2, 3, 4, 5 ये भी अनंत तक जाएंगी। इसके बाद पूर्ण संख्या, इसके बाद पूर्णांक, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं 0 से 1, 2, 3, 4 यहाँ अनंत तक जाएंगी। इसके बाद यहाँ पूर्णांक दो प्रकार का होता है, माइनस का भी होता है और एक प्लस का भी होता है, -2, -3 और ये अनंत तक जाएगा इधर। तो वास्तविक संख्याओं के प्रकार हम पढ़ रहे हैं। वास्तविक संख्या, प्राकृतिक संख्या एक नंबर, फिर इसके बाद पूर्ण संख्या है, इसके बाद पूर्णांक, पूर्णांक के बाद आगे आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या वह संख्या होती हैं जो p/q के रूप में प्राप्त होती है, जैसे 1/2, 3/2, 4/5, 5/3 इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं होंगी वो सब प्राकृतिक संख्या यानी परिमेय संख्या होंगी। सॉरी, इसके बाद 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। अब ये कैसे होंगी प्राकृतिक संख्या? 1, 2, 3 ये जब कोई संख्या लिखी हो इस प्रकार की तो ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटे में हमेशा एक होता है, पहले से एक माना जाता है। कोई भी संख्या होती है तो उसके नीचे एक माना जाता है, इसलिए ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। तो हम ये परिमेय संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? जो p/q के रूप में हो, यानी p/q के रूप में जो प्राप्त होती है वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है। और ये परिमेय संख्या वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती है, क्योंकि एक बार प्रश्न पूछा गया था, क्या कोई परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है? तो उसमें बच्चों के मन में सवाल आया, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है कि नहीं हो सकती है? तो उसमें प्रश्न पूछा गया था जो वो उसमें विकल्प दिया था, परिमेय वास्तविक संख्या विकल्प में था, काल्पनिक संख्या था
और अपरमेय संख्या था और प्राकृत संख्या था। ये 4 विकल्प दिए थे। इनमें से बच्चे कंफ्यूज हो गए कि परमेय संख्या, सभी परमेय संख्याएं क्या वास्तविक संख्या हो सकती है? हाँ, हो सकती है, क्योंकि इन्हीं से निकल के, वास्तविक संख्याओं से ही निकल करके परमेय संख्याएं बनी। इसलिए विकल्प में अगर वास्तविक संख्या पूछा जाए कि वास्तविक संख्या क्या, वास्तविक संख्या, सभी वास्तविक संख्याएं परमेय संख्या हो सकती है? नहीं, सभी वास्तविक संख्याएं परमेय संख्या नहीं हो सकती है, लेकिन सभी परमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हो सकती है। क्योंकि वास्तविक संख्याओं में तो √3 भी आ जाएगा, √5 भी आ जाएगा। ये वास्तविक संख्या तो है लेकिन परमेय संख्या नहीं। इसलिए सभी वास्तविक संख्याएं परमेय संख्या नहीं होती हैं, लेकिन सभी परमेय संख्याएं वास्तविक संख्या अवश्य होती हैं। यहां तक आप नोट कीजिए। इसके बाद अपरमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? वह संख्याएं जो p बाई q के रूप में प्राप्त नहीं की जा सकती हैं, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3, √5, √6, ये संख्या होंगी अपरिमेय संख्याएं होंगी। इस प्रकार की संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होंगी क्योंकि इनका कोई, अगर इसको तोड़ा जाए तो ये क्या होती है? ये होती है इसके ऊपर प्लस की 1/2 की घात। ये वर्गमूल है, इसको वर्गमूल कहा जाता है। इसलिए ये परमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यह किसी भी संख्या से, नीचे वाली संख्या से अगर भाग दिया जाए तो ये नीचे वाली संख्या अगर सॉल्व किया जाए 1, तो 1 का तो कोई महत्व रहेगा नहीं, लेकिन ये 3 जो है ये 1/2 है। अगर हम इसको 1/√3 लिखें तो ये क्या बन जाएगी? 1/3 की घाते 1/2, और ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी? माइनस की 1/2। ये रूल होता है। इसलिए ये सभी संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती है। इस प्रकार की संख्या अगर आती है तो। अब आगे देखते हैं। आगे आपने सम संख्याओं के बारे में सुना होगा। सम संख्या, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, विषम संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या, इसके बाद अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या। ये सब आपने पढ़े होंगे कक्षा 6ठी, 7वीं, 8वीं में। तो सम संख्याएं किसे कहते हैं? वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतया क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। विभाजित हो, यानी 2 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होती है? 2 से विभाजित होती है, 2 से विभाजित होती है, फिर 4 से विभाजित होती है, 6 से विभाजित होती है। यानी कि एक को छोड़ो और एक को पकड़ो, एक को छोड़ो एक को पकड़ो। यानी 4 को पकड़ा या आपने, 5 को छोड़ा, 6 को पकड़ा, 7 को छोड़ा और 8 को पकड़ा। इस प्रकार से एक को छोड़ के एक पकड़ेंगे तो आपको सम संख्या प्राप्त होंगी। इसके बाद विषम संख्या, विषम संख्या में वही रूल आप फॉलो करेंगे। यानी 2 को छोड़ो, 3 को पकड़ो, 4 को छोड़ो, 5 को पकड़ो। इस प्रकार से विषम संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, वह संख्याएं क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं। इसके बाद भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वह संख्या होती है जो किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उन्हें हम भाज्य संख्या
कहते हैं। जैसे दो क्या है, दो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है। तीन अभाज्य है, भाज्य तो है नहीं है। चार भाज्य है, पांच अभाज्य है, छह भाज्य है, सात अभाज्य है, आठ भाज्य है, नौ भाज्य है। इस प्रकार की संख्याएं जो किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। और इसके बाद अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 11, 13 इस प्रकार की जो संख्या आती हैं वो किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है। ये स्वयं से विभाजित तो हो जाएंगी लेकिन दूसरी संख्याओं से विभाजित नहीं होती हैं। इस प्रकार की संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो ये तो हमने संख्याओं के बारे में सभी इंट्रोडक्शन या जानकारी प्राप्त कर ली है। इसके बाद हम वास्तविक संख्याओं की ओर चलते हैं। हम वास्तविक संख्याओं में क्या क्या पढ़ना है, हमको क्या नहीं पढ़ना है। इसमें हमको पढ़ना है लघुत्तम, लघुत्तम, समाप, वर्तक, लघुत्तम, समाप, वर्तक और महत्तम, समाप, वर्तक। ये हमको इस चैप्टर में सिर्फ यही पढ़ना है, लघुत्तम, समाप, वर्तक और महत्तम, समाप, वर्तक। इसको बोलते हैं LCM और हिंदी में लासा लिख देते हैं। और इसको पढ़ते हैं HCF, हिंदी में लिख देते हैं मात्रा। ठीक है, तो पहले इसको पढ़ने के लिए हमें क्या क्या जानकारी होना चाहिए। पहले हमको तो वर्ग आना चाहिए, वर्ग। इसके बाद वर्गमूल, ये दो चीज आना चाहिए इसको पढ़ने के लिए। ठीक है, तो वर्ग आपको पता होंगे, जैसे 1 का वर्ग क्या होता है, 2 का वर्ग क्या होता है, 3 का वर्ग क्या होता है, 4 का वर्ग क्या होता है, 5 का वर्ग क्या होता है, 6 का वर्ग क्या होता है। तो ये आपको वर्ग सभी याद करना है, कम से कम 25 तक। यानी 2 का वर्ग, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। इस प्रकार के आपको 25 तक वर्ग याद कर लेना है। वर्ग याद हो जाएंगे तो आपको वर्गमूल निकालने में कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2, 3 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, 36 का वर्गमूल 6। यानी जिसका आपने वर्ग किया है वही उसका वर्गमूल है। ठीक है, तो ये आपको याद करना है, कम से कम वर्ग 25 तक तो याद होना चाहिए। अब हम आपको एक लघुत्तम और महत्तम का सवाल बता देते हैं, क्या होता है लघुत्तम, समाप, वर्तक। मान लो हमने 18, 9 लिया। छोटी संख्या का पहले करते हैं, ठीक है ना। छोटी संख्या का एलसीएम करते हैं, तो ये कौन सी संख्या से कट रहा है हम ये देख लेते हैं। यानी भाग देना है, कौन सी संख्या से कटना है। तो ये कट रहा है 2 से, 9 बार में, और ये 9 नहीं कटेगा। इसके बाद ये 3 से कटेगा, 3 3 9, फिर 3 से कटेगा। तो ये इनका गुणन कर लो, एलसीएम बराबर कितना होगा, 2 गुणे 3 बराबर कितना हो गया, 3 3 9 दूनी 18। इनका लघुत्तम, समाप, वर्तक कितना हुआ। अब एक गणित में नियम है, क्या नियम था, भाग विधि से या एल्गोर थ्योरम करके है, उस नियम से आपको सवाल पूछे जाते हैं। जैसे इसी का हम करके देखते हैं, ये 18 और 9 का लघुत्तम, समाप, वर्तक क्या होगा या महत्तम, समाप, वर्तक क्या होगा। इसका अगर महत्तम, समाप, वर्तक पूछा जाए तो आप कैसे निकालेंगे। यानी 9 का आपको भाग देना 18 में, तो कितने बार में आ रहा है, 9 दूनी 18।
2 बार में। तो इसमें 9 दूनी 18 ये पूरा कट गया, तो इसका जो महत्तम समापवर्तक है वो कितना होगा, यानी जहां जो संख्या जिसको शेष में 0 कर दे वही उसका क्या होता है, महत्तम समापवर्तक। यानी 9 18 को क्या कर रही है, 18 9 का भाग 18 में अगर देते हैं तो 9 18 में भाग देंगे तो 2 बार में इसको क्या कर देगी, शेषफल 0 कर देगी। जब शेषफल 0 हो जाता है, जो संख्या शेषफल 0 करती है वही संख्या क्या होती है, महत्तम समापवर्तक कहलाती है। ये एल-गोथ थ्योरम के अकॉर्डिंग बोलता है कि एल-गोथ जो थ्योरम होती है उसमें जिस संख्या से शेषफल 0 हो जाता है उसका महत्तम समापवर्तक वही कहलाता है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी, बस इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है, लघुत्तम समापवर्तक है, महत्तम समापवर्तक